गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का 10th चैप्टर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म पढ़ने से पहले आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट होती क्या है। गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को गवर्न करता है, मतलब उन पर शासन करता है। ऐसा इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर किसी पर्पज के लिए काम करते हैं। ठीक है। अब आपको सुना होगा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको किसका नाम बार बार सुनते हैं? नरेंद्र मोदी का। और स्टेट गवर्नमेंट में नाम सुनते हैं खट्टर जी का हमारे। तो हमारे 28 स्टेट्स हैं, 9 टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट में हर जगह स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है। ठीक है। और कहीं पे रीजनल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है तो कहीं पे सेंट्रल पार्टी की ही सेम गवर्नमेंट मतलब स्टेट में भी गवर्नमेंट बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे सेंट्रल पार्टी की विंग ही गवर्नमेंट बना रही है वहाँ पे इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। कहीं पे जैसे स्टेट जो रीजनल पार्टी होती है वो गवर्नमेंट बना लेती हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं चलता। आप हमारे दिल्ली का एग्जांपल ले लो, जहाँ पे आपने केजरीवाल जी बैठे हैं तो अब उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप पार्टी जो बोलते हैं आप उनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो हमने गवर्नमेंट का मतलब समझा जहाँ पे एक ऐसी संस्था है जो लोगों को उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है, उन पर शासन करती है। ठीक है। और गवर्नमेंट आती कैसे है, ये सारी चीज़ें मेंशन कहाँ पे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हम कॉन्स्टिट्यूशन इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारे फंक्शन डिफाइंड हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे आएगी। ठीक है। अब फेडरलिज्म चैप्टर पे आते हैं। फेडरल का सबसे पहले मतलब समझते हैं। फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होगा पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो उसके बाद चैप्टर में क्या मेंशन है अलग से? रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, आपको पता है ये चीज। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये भी होता है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किसको पावर डिवोट कर रखी, किसको पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है? स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में टांग नहीं अड़ाती। वो स्टेट गवर्नमेंट अपने काम अपने आप करती है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी इमरजेंसी का टाइम है। इमरजेंसी कितने तरह की होती है ये आपको 9th क्लास में पढ़ा हुआ। तो जैसे इमरजेंसी होगी तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन को अपने हाथ में ले लेगी। उसका एक प्रोसीजर होता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। ठीक है। वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में लिखा है रीजनल पार्टीज का जिक्र किया हुआ। हमारे स्टेट में रीजनल पार्टी का नाम बताओ। जजपा हमारी पार्टी है रीजनल। इनेलो से जो इनेलो एक अलग रीजनल पार्टी है। तो हमारे 28 स्टेट में रीजनल पार्टियाँ बहुत सारी हैं। ठीक है। कभी वो जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं तो पावर में आती है नहीं आती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद है कोलिशन। इस चैप्टर में नेक्स्ट चीज डिस्कस की है कोलिशन गवर्नमेंट। वो कब फॉर्म में आती है? हमारे स्टेट में देख लो की बार कोलिशन गवर्नमेंट आई है। मतलब जब किसी स्टेट पार्टी को पूरी उसको क्लियर मेजोरिटी ना मिले तो कोलिशन गवर्नमेंट आ जाती है। तो इसमें 2 पार्टी मिलके या 2 से अधिक पार्टी मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करती है। हमारी स्टेट में अब की बार ऐसा ही हुआ है जिसमें जजपा और ये हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट ने मिलके एक स्टेट अपनी गवर्नमेंट स्टेट में चला रहे हैं। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता था बीजेपी क्लियर मेजोरिटी में आती तो वो जजपा के पास नहीं जाती। ठीक है। तो वो अपनी गवर्नमेंट अकेले बनाती है। उसके बाद इस चैप्टर में डिस्कस है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का टर्म का मतलब होगा, ये यहाँ पे मेंशन है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसका मतलब होगा ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है कि यूनियन गवर्नमेंट के फंक्शन जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में मेंशन है कि वो सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे हमारे कौन से सब्जेक्ट हो गए, जैसे एजुकेशन का सब्जेक्ट है तो वो यूनियन लिस्ट में मेंशन है। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट का जो ड्यूटी है वो स्टेट लिस्ट में मेंशन है। स्टेट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है? वो है एग्रीकल्चर। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, करीब 61 सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है। ठीक है। वो स्टेट गवर्नमेंट ही काम करेगी। एक तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। ठीक है। वो भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो उसमें दोनों ही गवर्नमेंट अपने कानून उस पर कानून बना सकती है।
उनसे रेवेन्यू उस सब्जेक्ट से, जैसे एग्रीकल्चर से जो रेवेन्यू आता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, टैक्स लेती है, आपको पता होगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स कहा, जैसे आप साबुन लेने जाते हो, ठीक है, साबुन के ऊपर आपको देखा होगा कि इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, तो प्राइस दे के आते हो तो आप दुकान पे जाते हो, दुकान वाले को आपने प्राइस दिया तो उस पर कुछ टैक्स लिखा होता है, तो टैक्स किसको जाएगा, या तो यूनियन गवर्नमेंट को जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट्स हैं ये मेंशन है कि इसमें गवर्नमेंट किसके लिए काम, मतलब जब उसको पार्क बनाने हैं तो वेलफेयर का काम कर रही होगी गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट मेंशन है, स्टेट गवर्नमेंट के कौन से काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से काम है। और एक इसी चैप्टर में मेंशन है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट को पावर मिली थी आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस टर्म का मतलब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, या फिर जैसे रेगुलर क्लास आएगी तभी बताएंगे कि हमारे अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने पावर दी है कि अब हर 5 साल के बाद स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे। आपको पता है कि हर आपके गांव में आपने देखा होगा कि एक सरपंच बनता है, हर 5 साल के बाद बनता है, वो कभी कौन सी कैटेगरी से बनता है, ये सारे के सारे हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के बाद ही डिफाइन हुए हैं कि कौन से टाइम के बाद कौन सा इलेक्शन होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है, हमारे जैसे 1947 के बाद हम आज़ाद हुए तो उसके बाद हमारे पास एक अनऑर्गेनाइज स्टेट थे, मतलब किस जैसे हम पंजाब के साथ मिक्स थे तो ऐसे ही तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के साथ मिक्स था, मतलब एक अनऑर्गेनाइज सिस्टम था अंग्रेजों के टाइम, जैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे वो शासन चलाते थे। 1956 के बाद एक कमेटी बनी थी जिसमें जो लैंग्वेज को बेस रखा गया उसके हिसाब से स्टेट को ऑर्गेनाइज किया गया। 1956 से ये होता आ रहा है कि जैसे कि हमारे तमिलियन जो तमिल भाषा वाले लोग थे उनको तमिलनाडु दे दिया गया, कन्नड़ जो बोलते थे उनको कर्नाटका में रख दिया गया, ठीक है, मराठा थे जो उसको महाराष्ट्र दे दिया गया, गुजरात को अलग कर दिया गया। तो इस तरह स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो भाषा के बेस पे हुआ। हमारा हरियाणा पंजाब से अलग, जैसे वो सिख थे उनको पंजाब में रख दिया गया, ठीक है, हरियाणा को एक डिफरेंट स्टेट का दर्जा दिया गया। तो ये हमारा एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। ये इससे क्या हुआ, हम शुरू में तो लगता था कि ये हमारे अभी तो 1947 के बाद आजाद हुए, अभी से हम इसके ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या होगा कि स्टेट कि इसका फिर से मतलब एक नया नेशन बन जाएगा, जैसे कि 1947 में पाकिस्तान बन के आ गया था। तो क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, हमने स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करा, पंजाब ही रहा, ये एक नया देश नहीं बना, ठीक है, तमिलनाडु इंडिया में ही रहा, कन्नड़ भाषा वाले इंडिया में ही है, तो इनका फिर से नया देश नहीं बना। तो कहते हैं कि ये जो स्टेप था शुरू में जब लिया गया कि ये हमारे देश को कमजोर करेगा, पर नहीं, हम जितने स्टेट हैं सारे के सारे एक स्ट्रेंथन हो गए, मतलब अच्छे बॉन्ड बन गए हैं। बिहार वाले लोग हरियाणा में काम करने के लिए आते हैं, ठीक है, और वो महाराष्ट्र में भी जाते हैं, तो इस तरह यूनिटी अच्छी बनी है। थैंक यू वेरी मच क्लास। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट